जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों ने सुना होगा कि जो जीता वही सिकंदर। न जाने सिकंदर के बारे में क्या क्या कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको सिकंदर की वास्तविकता बताएंगे। वो सिकंदर जो पूरी दुनिया को जीतने का सपना रखता था, लेकिन भारत की भूमि पर कदम रखते ही कैसे वो उल्टे पैर भागा था। सिकंदर का बचपन से गोल क्लियर था कि पूरी दुनिया को जीत करके विश्व विजेता बनना है। सिकंदर पूरे विश्व के ऊपर अपने नाम का परचम लहराना चाहता था और इस सपने को साकार करने के लिए उसने 1 लाख सैनिकों की फौज लेकर के पूरी दुनिया के ऊपर अपनी विजय की यात्रा स्टार्ट कर दी। विजय यात्रा के दौरान जितने भी देश बीच में पड़ते थे, जैसे तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, इन सब देशों को अपने साम्राज्य में मिलाता चला गया। लेकिन जब वो ईरान पहुंचा तो उसे पता लगा कि आगे अब अखंड भारत की सीमाएं प्रारंभ हो चुकी है। और अखंड भारत यदि आपको पता हो तो उस वक्त महाजनपद में बटा हुआ था, जैसे कि तक्षशिला, कम्बोज, मगध, सूरसेन, इस हिसाब से महाजनपद में बटा हुआ था। तो यहाँ पे जो सिकंदर था, इसने सब राजाओं के पास में अपने संदेश वाहकों के द्वारा संदेश पहुंचाया कि आप लोग सिकंदर के नियंत्रण के लिए स्वीकार रहें, अदरवाइज युद्ध के लिए तैयार है। और इसके बाद में सबसे पहला राजा आम्बिक था, जिसने सिकंदर की सेना के सामने बिना किसी भी प्रकार का युद्ध किए अपने घुटने टेक दिए, यानी कि गुलामी को स्वीकार कर लिया। लेकिन दूसरा राजा पोरस, जिसने सिकंदर की सेना को ललकारा था। लेकिन यहाँ पर तक्षशिला में आचार्य चाणक्य इस चीज को भाप रहे थे कि अब यदि आम्बिक और पोरस दोनों मिलकर यदि लड़ते तो सिकंदर की सेना को एक बार के लिए काउंटर किया जा सकता था। लेकिन आम्बिक की जो सेना है वो सिकंदर की तरफ से पोरस के खिलाफ लड़ेगी। अब जो पोरस है अकेला हिंदुस्तान को नहीं बचा सकता, तो उनको इस चीज का भी पता था कि यदि बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य का राजा था धनानंद। वो धनानंद के पास में जाते हैं और बोलते हैं कि महाराज, अखंड भारत की सीमाएं खतरे में, सिकंदर अभी धीरे धीरे यहाँ से हमला करते हुए अब मगध साम्राज्य को भी कब्जा कर लेंगे। लेकिन ये जो धनानंद था, ये बड़ा ही क्रूर और अत्याचारी प्रवृत्ति का था। इसने इस चीज को सही न लेते हुए आचार्य चाणक्य को गाली दी कि तुम हमें राज करना सिखाओगे। अब शब्द भी बोले थे और उनकी चोटी को पकड़ के, जो जटाएं थी उनको पकड़ करके रास्ते पे फेंकवा दिया गया। और उनको जब रास्ते पे फेंकवाया गया तो उनकी जटाएं खुल गई। तो उस वक्त आचार्य चाणक्य ने ये कसम खाई थी कि मेरे जिंदगी के अब 2 ही मकसद है। पहला कि मगध साम्राज्य के ऊपर धनानंद को हटा करके किसी योग्य व्यक्ति को बैठाना, और दूसरा ये है कि भारत की सीमा को किसी न किसी प्रकार से अभी बचाना है। अभी इधर बताया था कि राजा पोरस ने सिकंदर की सेना को ललकारा था और सिकंदर के साथ में युद्ध भी किया। इन्होंने आपस में झेलम का युद्ध किया। झेलम के युद्ध के दौरान क्या है कि सिकंदर की सेना भारी पड़ी पोरस के ऊपर, क्योंकि पोरस की सेना इतनी ताकतवर नहीं थी कि जिसने तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, यहाँ पर इतने देशों को जीत लिया, उसके साथ में लड़ना नामुमकिन सी बात थी। लेकिन पोरस ने बहुत अच्छे से अपना युद्ध के अंदर प्रतिभा दिखाई थी। अब पोरस की जब हार हुई तो सिकंदर ने अपने सेनापतियों से कहा कि पोरस को जिंदा दरबार में पेश किया जाए। और जब दरबार में इसे पेश किया गया तो सिकंदर ने पोरस से पूछा था कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। उसने कहा, पोरस ने जवाब दिया कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है वही तुम्हें करना चाहिए सिकंदर उसकी पर्सनैलिटी से घबरा रहा था कि मौत के मुंह में खड़ा है और फिर भी ललकार रहा है कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है वो करो ना। माफी मांग रहा है और 6 फुट की हाइट, उसकी जो बलशाली थी, उसका जो कॉन्फिडेंस था, उसकी पर्सनैलिटी से सिकंदर बड़ा प्रभावित हुआ। और सिकंदर ने पोरस से कहा कि यदि तुम हमारा अखंड भारत को जीतने में मदद करो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे और जो तुम्हारी जीती हुई जमीन है ये वापस लौटा देंगे। अब देखो, आप हारे हुए हो, आपकी सब कुछ नहीं चलेगी। तो पोरस ने सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया और उसके द्वारा रखी गई शर्तों को भी मान लिया। अब बारी थी तो सिकंदर चाहता था कि भारत की मुख्य भूमि पर जाकर के अपने साम्राज्य को फैलाया जाए। अब इसको सेना को यहाँ पर आने के लिए बीच में एक नदी पार करनी पड़ती थी, वो थी सिंधु नदी। सिंधु नदी को पार करने के लिए सेना ने साफ साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ मगध के अंदर आचार्य चाणक्य अभी तो अपनी प्रोसेस में लगे हुए थे कि किसी न किसी प्रकार के सिकंदर के हमले के द्वारा भारत को बचाना है। तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था
चंद्रगुप्त को यहाँ ले जा करके जो सिकंदर की सेना थी, सिकंदर की सेना के बीच में चंद्रगुप्त मौर्य को ले जाकर गुप्तचर के रूप में बांट दिया। अब उसके अंदर जब गुप्तचर के रूप में रह रहा था तो इसने मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास किया सेना के ऊपर। क्या कि ये नदी हिमालय पर्वत से निकलती है और हिमालय पर्वत शंकर भगवान यानी कि शिव भगवान का घर है। ये जो भूमि है देवों की भूमि है, भगवानों की भूमि है, और यदि आप लोग इस पर जाओगे हमला करने के लिए तो आपको यहाँ पर अनेकों प्रकार की जो अभद्र बीमारियां हैं वो होने लगेगी, रात में भूत प्रेत दिखाई देने लगेंगे। और ये लोग यूनान से आए थे तो इनको नई जगह पर इस चीज को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा और ये अंधविश्वास में फंसने लगे थे। इन्होंने सिकंदर को मना किया कि हम आगे नहीं जाएंगे, लेकिन सिकंदर तो उसके तो दिमाग में सनक चढ़ी हुई थी कि पूरे विश्व को जीतना है, वो तो विश्व विजेता बनना चाहता था। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होता अंधविश्वास वगैरह, इसको पार करो और चलो आगे। लेकिन क्या किया, ये जो बीच में चंद्रगुप्त गया था ना, इसने क्या किया कि जो उनका खाना बनता था उसके अंदर जहर मिला दिया। और जहर भी अलग अलग टाइप का होता है, तो आज खाओ 2 दिन 4 दिन पीछे मरो, 6 दिन पीछे मरो। तो उसने क्या किया कि जो खाना में जहर मिलाया था वो ऐसा था कि 4-5 दिन पीछे डेथ होने लगी। 4-5 दिन बाद में जब लोग मरने लगे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि और जाओ और सिंधु नदी को पार करो, अभी तो 5-7 ही गएंगे ही मरे, और यदि सब के सब जाओगे आगे तो ये आपकी जान के लिए खतरा बन सकता है। अब सिकंदर की सेना ने अब यहाँ पर भगदड़ियां मचा दी। उन्होंने कहा कि हम आगे एक कदम भी नहीं रखेंगे। सिकंदर इनसे इतना नाराज हुआ कि 3 दिन तक बोला तक नहीं। सिकंदर सोचा कि सेना का कोई आदमी आएगा और हमें कहेगा कि चलो सर हम आपके साथ हैं, यहाँ पर अखंड भारत को भी कब्जा करेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति सिकंदर के पास नहीं गया और सिकंदर को इस वक्त हार माननी पड़ी और अपनी सेना को वापस लेके गया। अब सिकंदर जब यहाँ से जा रहा था तो बेबीलोन नाम का एक शहर है, बेबीलोन नामक शहर के अंदर सिकंदर की मौत हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर को भी जो जहर दिया था वो आचार्य चाणक्य द्वारा ही दिया गया था। यानी कि आचार्य चाणक्य का पहला काम तो हो चुका था कि अखंड भारत को सिकंदर के चंगुल से बचाना, और दूसरा काम था कि ये जो धनानंद बैठा हुआ था मगध साम्राज्य पर, इसको हटाकर चंद्रगुप्त को मौर्य को बैठाना। और उन्होंने ये किया भी, चंद्रगुप्त मौर्य को इस शासन पर बैठाया। और चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज अशोक ने भारत को अखंड भारत बनाया, जिसकी सीमाएं यहाँ ईरान से लेकर के इंडोनेशिया तक जाती थी। इस अखंड भारत को कभी मुगलों ने लूटा, कभी गजनी ने, तो कभी गोरी ने लूटा। इसको कभी ब्रिटेन ने लूटा, तो कभी फ्रांसीसियों ने लूटा, कभी डच ने लूटा, तो कभी पुर्तगालियों ने लूटा। लेकिन हाँ, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे दुश्मन जमाना हमारा। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।